हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट का बाकी पार्ट। 5 थ्योरीज रह गई थी। पिछली वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने 3 थ्योरी कवर कर ली थी। पहली थी आपकी रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, दूसरी थी वेजेस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट और लास्ट थी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी का पार्ट। ठीक है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की बात की थी, जिसमें चैपमैन था, स्टोइनर था और हैक था। इस तरीके से अलग अलग नाम थे। अगर आपने रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की बात करी तो उसमें क्या नाम था, ध्यान आ रहा मुझे, फ्रांसिस वॉकर, हाँ। और वेजेस थ्योरी की बात करी तो टॉसिक एंड डेवनपोर्ट, ये नाम था। अब देखो, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने प्रपोन की? जे.बी. क्लार्क ने 1900 ईयर में प्रोवाइड की थी, ये बोल रहा है। अब आपको पता है कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वही टोटल रेवेन्यू माइनस क्या कर दोगे, टोटल कॉस्ट। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज के हिसाब से देखते तो वो आपको ढंग से समझ में आता है, क्योंकि उस केस में आपने सारे कर्व्स भी देखे थे डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट में। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, उसमें मैंने आपको कर्व बताए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था एवरेज रेवेन्यू अगर एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में आपका वो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहलाता है, जिसको आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं या प्योर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो आएगी आएगी और इम्प्लिसिट भी आएगी। तो जे.बी. क्लार्क ने क्या बोला कि स्टैटिक कंडीशन वाले पार्ट को आपको नहीं देखना। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट किसके रिजल्ट में आया, किसके परिणाम स्वरूप बोल सकते हैं, या किसके थ्रू आया, जनरली वो डायनेमिक चेंज के थ्रू आया। किसके थ्रू आया? डायनेमिक चेंजेस के थ्रू। अब देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डायनेमिक चेंज क्या होगा, कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी उसकी क्वांटिटी को चेंज कर रहे हो, मतलब और कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हो रहा है। अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी स्टेट। मतलब ऐसी पोजीशन, ऐसी अवस्था जो वेरिएबल नहीं है, मतलब अनवेरिएबल है। तो अनवेरिएबल का मतलब क्या हो गया, वो स्टेटिक इकोनॉमिक कंडीशन होगी। जबकि जो प्रॉफिट है वो किसका रिजल्ट है, डायनेमिक चेंज का। तो यहाँ पे जे.बी. क्लार्क ने 6 डायनेमिक चेंजेस बताए, जो आप देख सकते हैं, अभी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे यही बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपको पता ही है। बट प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ डायनेमिक चेंज, इसने बोल दिया। यहाँ पे प्रोफेसर क्लार्क ने अपनी ओपिनियन दी दैट इन ए स्टेशनरी स्टेट, मतलब जहाँ पे स्टेटिक इकोनॉमिक कंडीशन है डिमांड एंड सप्लाई की, वहाँ पे कभी भी आप रियल या प्योर प्रॉफिट सरप्लस के फॉर्म में नहीं कमा सकते। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर स्टेटिक कंडीशन है तो वहाँ पे आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। नॉर्मल का मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन नहीं है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है। जबकि आपको पता है कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ पे क्या बोला गया है, डायनेमिक कंडीशन देखो। यानी जैसे जैसे कैपिटल आप इन्वेस्ट करोगे, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, उस हिसाब से क्या होगा, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, एवरेज कॉस्ट कम आएगी, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, रेवेन्यू ज़्यादा होगा, तो पर यूनिट पे आपकी सेल अच्छी होगी। तो उस केस में क्या होगा, आपका डायनेमिक पार्ट के केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा या इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, जो कि स्टेटिक केस में आपका नहीं हो पा रहा। ठीक है, इन ए स्टेशनरी इकोनॉमी, यानी जहाँ पे स्टेटिक कंडीशन आती है, क्वांटम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मैनेजरल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, डिमांड पैटर्न, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। आप सोचिए कि अगर आप मैनेजरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, आप बोलो सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर हम एफिशिएंट मेंबर लगाएंगे, चेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपको पता है, तो उससे डेवलपमेंट होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। ये तो हमने किस में देखा था, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज वाला एक टॉपिक था या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वाला टॉपिक था, वो भी पर्टिकुलर हमने कवर किया था। कौन से वाले पार्ट में, शायद वो एचआरएम वाले पार्ट में था। तब भी आप समझे थे कि एक तरीके से क्या होता है, बिजनेस डेवलप ही होता है धीरे धीरे करके, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, डिमांड पैटर्न को आपने चेंज कर दिया, तो इस हिसाब से क्या होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशन, मतलब आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन कंडीशन की बात करते हो, प्राइस टेंड टू इक्वल एवरेज कॉस्ट, हैंस द सरप्लस इज जीरो। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन। सो नो प्योर प्रॉफिट बट देयर में बी सम फ्रिक्शनल प्रॉफिट। लेकिन याद रखना, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी जहाँ पे आपका सरप्लस नहीं है। सरप्लस क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो है। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, या जिसको आप प्योर प्रॉफिट बोलते हो। लेकिन बोल रहा है कुछ फ्रिक्शनल प्रॉफिट हो जाता है। देखो, फ्रिक्शनल प्रॉफिट जब भी हम बात करेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आपकी अनवांटेड कंडीशन थी, या आप ऐसी कंडीशन चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी थोड़ा सा पार्ट चेंज हो गया।
यानी इसे मेरे हिसाब से डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि एक फ्रिक्शनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होती है जिसमें हम क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम का पार्ट होता है। उस केस में जनरली क्या होता है, अनएंटिसिपेटेड चेंजेज आ जाते हैं। किसकी वजह से, डिमांड की वजह से, कि डिमांड में अनएंटिसिपेटेड चेंजेज आ गए। क्या पता कस्टमर डिमांड थोड़ी ज़्यादा बढ़ाने लग गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखिए फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, हल्का सा पॉइंट, जैसे देखिए आप इस पॉइंट पे हो तो हल्का सा पॉइंट ऊपर बोल रहे हो आप, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, एवरेज रेवेन्यू आपका हल्का सा ऊपर हो रहा है तो आप हल्का सा प्रॉफिट कमा रहे हो। किसकी वजह से, या तो कॉस्ट कंडीशन हो सकती है या अनएंटिसिपेटेड चेंजेस आ गया डिमांड में। तो उस वजह से ये बोला सिस्टम में फ्रैक्शन होने की वजह से आपने फ्रिक्शनल प्रॉफिट कमाया। लेकिन याद रखना उसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो आप कब कमाओगे, जब आप ये डायनेमिक चेंजेस अप्लाई करोगे। बट दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रियल प्रॉफिट, बोल दिया ना, इसको इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, याद रखना फ्रिक्शनल प्रॉफिट को। ये तो देख लीजिए एक तरीके से क्या है, टेम्पररी कंडीशन बोल रखी है जो फ्रिक्शनल प्रॉफिट की है, कोई रियल कंडीशन नहीं है। क्योंकि रियल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। अब वो किसकी वजह से कमाओगे, डायनेमिक चेंजेस आपको दे रखे हैं, चेंज और इंक्रीज इन पॉपुलेशन, चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्या पता आपके लिए फेवरेबल हो गया तो आपका रेवेन्यू बढ़ गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स, ठीक, तो वांट्स बहुत सारी बढ़ती जा रही है तो उस केस में आपको पता है कि गुड्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। कैपिटल फॉर्मेशन जो कि आपकी तरफ से हुआ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है, आप भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू कर सकते हो या आपको एक तरीके से बाहर इंडस्ट्री के थ्रू भी मिल सकता है। कोई कंपनी ने कोई नई मशीन क्रिएट करी, डेवलप, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आ सकती है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको भी फ़ायदा मिला। चेंज इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और आपको लग रहा था कि कोई अनस्किल्ड वर्कर या मैनेजर है, आपने उसको हटा दिया और उसकी जगह नए स्किल्ड या एफिशिएंट मैनेजर या वर्कर को एम्प्लॉय कर दिया। जिससे एक तरीके से क्या है, आपकी जो भी मैं बोलता हूँ डिसीजन लेने में डिले होता था या वर्क होने में टाइम लगता था, काम होने में एक तरीके से टाइम लगता था, वो आपका टाइम सेव हो गया, ठीक, और आपका आउटपुट ज़्यादा निकलने लग गया। ऐसा भी हो सकता है। ऑन अकाउंट ऑफ दी चेंजेस द इकोनॉमिक टेंड्स टू बी डायनेमिक, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन आर अल्टर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपनी डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन को चेंज कर सकते हो। सम एंटरप्रेन्योर्स में गेट एडवांटेजियस बिजनेस पोजिशंस अगेंस्ट अदर एंड में रीप सरप्लस ओवर कॉस्ट एज ए रियल प्रॉफिट। आ गया ना। तो याद रखिए आपको यही बता रखा है कि जब भी डायनेमिक कंडीशंस चेंज होंगी तो उस केस में आपको एडवांटेज मिलेगा। अब क्या एडवांटेज मिलेगा कि आप सरप्लस रीप कर रहे हो, मतलब सरप्लस गेन कर रहे हो, किससे, कॉस्ट से ऊपर। तो जहाँ पे जिसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं या रियल प्रॉफिट बोलते हैं। इन शॉर्ट, दोज हु टेक्स एडवांटेज ऑफ चेंजिंग सिचुएशन कैन अर्न रियल प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, ठीक है। इनएफिशिएंट एंड केयरलेस प्रोड्यूसर्स हु फेल टू मूव विद डायनेमिक चेंजेस में नॉट गेट एनी रियल प्रॉफिट। यहाँ पे हम यही बोल सकते हैं कि अगर स्टैटिक कंडीशन में आप काम करोगे तो उस केस में या तो क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाओगे, रियल प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, या लॉसेज ही इंकर करोगे। तो इसका मतलब डायनेमिक चेंजेस के हिसाब से आपको भी चेंजेस होना पड़ता है। मैनेजर भी उस हिसाब से क्या करेगा, कॉपरेट करेगा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा, टेक्नोलॉजी को अपनाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज में साथ देगा, वो सारा पार्ट करेगा, तब जाके प्रोडक्शन मैक्सिमम हो पाएगा। Thus, Clark dynamic theory of profit has an element of truth as it emphasizes the dynamic aspect of profit। तो ये किस पे एम्फेसिस कर रही है, डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट पे एम्फेसिस कर रही है। अब देखिए यहाँ पे क्रिटिसिज्म का पार्ट बोला गया, तो यहाँ पे ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि क्लार्क्स डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन सेवरली क्रिटिसाइज्ड बाय प्रोफेसर नाइट, जिसने अनसर्टेनिटी वाली थ्योरी दी थी जो कि आगे अपनी आएगी अभी, एंड अदर्स ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो देखिए ये बोल रहा है कि प्रोफेसर नाइट ने और बाकी जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या करा, क्रिटिसाइज़ किया। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि ऑल चेंजेस आर नॉट फोरसीन। यहाँ पे क्लार्क ने क्या बोला कि जो आपने चेंजेस देखे थे 6, जनरली यही मान के चलिए क्योंकि क्लार्क ने ये दिए थे, तो ये बोल रहा है कि इनको देख सकते हैं। किसने बोला था, क्लार्क ने बोला था। लेकिन नाइट ने ये बोला, या इसके अलावा जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये बोला कि ज़रूरी नहीं कि आप ये डायनेमिक चेंजेस देख पाओ, कुछ फोर्सिन भी होते हैं, कुछ आप पहले से ही पता कर सकते हो जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से अंदर से रिलेटेड ही हो सकते हैं। लेकिन ये आप बताइए कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, इसमें बोल रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं एक बार, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात कर रहा है, तो वो आप कैसे पता कर पाओगे। तो आप पहले से ही उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़रूरी नहीं है, नहीं लगा सकते, ठीक है, आप एस्टीमेट ही लगा सकते हो। तो ये बोल रहा है कि पहले से आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर को देख पा रहे हो,
सारी की सारी चीज़ों को क्लार्क बोल रहा है, जबकि नाइट क्या बोल रहा है, कुछ चीज़ें जो आप पहले से देख सकते हो और कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप देख सकते हो। तो एक ये आपके आ गए पार्ट। तो ये बोल रहा है कि Clark's theory fails to make any differences between a change that is foreseen and one that is unforeseen in advance. If the six generic changes, as assumed by Professor Clark, are to be foreknown in advance, then the effect of changes will not hold at all. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नाइट ने बोला कि अगर चलो सपोज करो कि ये सारे आपको एडवांस में पहले से ही पता चल जाते हैं जितने भी इफेक्ट हैं, तो इसका जो भी चेंजेस होगा वो पार्ट आपको पहले से ही पता है, तो वो होल्ड ही नहीं हो पाएगा कि चेंजेज हो रहा है, क्योंकि वो आपको पहले से ही पता है। जबकि रियल लाइफ में आपको पता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऐसा होगा या हमें ये फीचर प्रोवाइड होंगे, नहीं, क्योंकि जब तक क्या है आप खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते, जब तक एक परफेक्ट आपको नॉलेज नहीं मिल जाती या मार्केट से पर्टिकुलर कोई कंपनी आपको वो पर्टिकुलर मशीन या मैं बोल सकता हूँ इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कर देती, तब तक आपको नहीं पता रहता। इन रियलिटी ऑल चेंजेस आर नॉट फोरसीन, सम आर फोरसीन, सम आर नॉट। ये आ गया। सो टू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इट इज़ एसेंशियल टू सेपरेट इट्स इफेक्ट्स फ्रॉम दोज ऑफ चेंज एज सच। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको बोल रहा है कि जो फोरसीन वाले हैं जिसमें आपको पता है कि इफेक्ट ऑफ चेंजेस क्या होंगे वो तो आपको पता है, लेकिन अनफोरसीन वाले पार्ट है उसको आप अलग से रखिए और उस हिसाब से आप क्या करो, अनसर्टेनिटी का पार्ट कवर करो, जो कि नाइट ने बोला कि वो एक तरीके से क्या है, हम बोल सकते हैं कि नॉन इंश्योरेबल पार्ट है या जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो उसको आपको अलग से देखना है और उसके हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फिर आपको बोल रहा है दिस थ्योरी गिव्स आर्टिफिशियल डिकोटोमी। देखिए आपने जो वो पर्टिकुलर वेजेस वाला पार्ट देखा था, तो देखिए वेजेस वाला पार्ट किससे रिलेटेड था, तौसीक से रिलेटेड। तो उसने क्या बोला, क्लार्क्स थ्योरी गिव एन आर्टिफिशियल डिकोटोमी ऑफ प्रॉफिट एंड वेजेस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, तौसीक ने जब बताया उसने क्या बताया कि लेबर को जैसे वेजेस देते हैं, जैसे मैंने टीचर वाला एग्जांपल बताया था कि हमें क्या मिलती है, जैसे आपसे ट्यूशन फीस मिलती है, कोचिंग फीस मिलती है, डॉक्टर को क्या मिलती है, कंसल्टेंसी फीस मिलती है। तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर को क्या मिलती है, प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो दोनों को उसने सेम बोला, लेकिन यहाँ पे तौसीक क्या बोल रहा है, क्लार्क ने दोनों को अलग माना। वो एक तरीके से क्या आर्टिफिशियल है। डिकोटोमी मतलब क्या होता है, सेपरेशन। क्या होता है, सेपरेशन। तो तौसीक इसको क्या बोल रहा है, एक तरीके से आर्टिफिशियल सेपरेशन है, नकली सेपरेशन है कि आप प्रॉफिट को अलग मान रहे हो, वेजेस को अलग मान रहे हो। जबकि तौसीक क्या मानता था, उसको वेजेस की तरह ही मानता था प्रॉफिट को। जबकि क्लार्क क्या कर रहा है, दोनों को अलग मान रहा है, वेजेस अलग मानता है। वो बोलता है वो तो फैक्टर जो भी लेबर काम कर रहा है उसको हम वेजेस दे रहे हैं। जबकि एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, जो भी डायनेमिक चेंजेस में काम कर रहा है उसके हिसाब से प्रॉफिट ले रहा है। तो इसने अलग अलग माना, जबकि तौसीक ने क्या बोला, दोनों सेम है। इसलिए एक तरीके से तौसीक क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, याद रखना। ठीक, अब आपको बोल रहा है कि ऑल चेंजेस डू नॉट लीड टू प्रॉफिट, ये भी बोल रहा है। देखिए क्लार्क ने क्या बोला कि जितने भी डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, जो ऊपर आपने 6 पढ़े, इनसे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्रिटिक्स की क्या ओपिनियन थी कि जो आपको फोरसीन है, चलो वो तो आपको पता है कि चेंजेस फोरसीन हो गए, लेकिन ये बोल रहा है कि जो अनफोरसीन चेंजेस थे या अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस थे, उनके थ्रू ही प्रॉफिट राइज होता है। ये भी किसने बोला, नाइट ने बोला था। मैंने आपको बताया था ना, मैं बताऊंगा अनसर्टेनिटी वाली थ्योरी से रिलेटेड पार्ट, या एफ.बी. हाउले की रिस्क थ्योरी भी आएगी कि एक तरीके से आप रिस्क जितना लोगे उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सारे के सारे चेंजेस की बात कर रहे हैं जो हमें पहले से पता है, तो वो तो गलत हो गया। तो ये बोल रहा है ऑल चेंजेस डू नॉट लीड टू प्रॉफिट, ऐसे बोल रहा है। प्रेडिक्टेबल चेंजेस विल नॉट कॉजेज सरप्लस टू एमर्ज ऑन अकाउंट ऑफ प्रिसाइज एडजस्टमेंट। ये हमने ऊपर भी देखा, जहाँ पे बोल दिया था कि अगर प्रेडिक्टेबल चेंजेस आपको पहले से पता रहेंगे, मतलब पहले से आपको फोरसीन सारे के सारे चेंजेस पता हैं, तो उस केस में ज़रूरी नहीं कि आप सरप्लस कमा पाओ। जब भी अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस होंगे या अनसर्टेनिटी का पार्ट होगा, तब जाके आप प्रॉफिट कमा पाओगे। तो देखिए अब आपको ये कैसे पढ़ना है, आप पूरी की पूरी 8 थ्योरीज देखिए, फिर आपको एक दूसरे से कंपेयर भी करना है, जिससे पता चल जाएगा। अब जनरली इससे क्या पता चला कि अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस का पार्ट किस में लिया गया है या अनसर्टेनिटी का पार्ट प्रोफेसर नाइट की थ्योरी में लिया गया है। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट पता चल जाएगा। अब देखो ये बोल रहा है हेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल प्रॉफिट इज वेग। ठीक, तो फ्रिक्शनल प्रॉफिट का पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, मतलब आपकी नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है और उसमें आप हल्का सा ऊपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा रहे हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, याद रखना। फ्रिक्शनल मतलब क्या हो गया, जरा सा, जो कि किसकी वजह से होता है, डिसइक्विलिब्रियम की पोजीशन की वजह से हो सकता है। तो क्लार्क ने क्या बोला था, आपको ध्यान हो तो, डायनेमिक जब भी चेंजेस होंगे तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और अगर स्टेशनरी स्टेट होगा, मतलब स्टेटिक चेंज होंगे, यानी जहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे, स्टेटिक चेंज बोल रहा हूँ सॉरी, स्टेटिक कंडीशन होगी, तो उस केस में क्या होगा, आप फ्रिक्शनल प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ऊपर। लेकिन ये बोल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट बेकार है। वैग मतलब क्या हो गया, एक तरीके से व्यर्थ, या हम बोल सकते हैं
सही नहीं है, बट इट इज़ द नॉर्मल प्रॉफिट विच इज़ अर्न इन ए स्टेशनरी स्टेट। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हो आप, फ्रिक्शनल प्रॉफिट नहीं कमाते हो, बाकी सारे इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला। फिर आपको लास्ट क्या बोल रखा है कि एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। अब देखिए क्लार्क ने कोई भी रिस्क पे स्ट्रेस नहीं दिया कि इतना रिस्क इन्वॉल्व रहता है, बल्कि उसने किस पे दिया ध्यान, ज़्यादातर डायनेमिक चेंजेस पे, और वो भी पहले से पता है। अब पहले से पता है तो फिर क्या होगा कि उस केस में हम क्या बोलेंगे, कोई रिस्क का पार्ट है ही नहीं। तो क्लार्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट डू नॉट स्ट्रेस द एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस ड्यू टू डायनेमिक चेंजेस। द बेस्ट कोर्स इज टू कंबाइन एलिमेंट ऑफ रिस्क डायनेमिक चेंजेस टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ प्रॉफिट इन मॉडर्न इकोनॉमी। तो फिर ये आया FB हाउले, जिसने क्या बोला कि मैं रिस्क का पार्ट भी कवर कर रहा हूँ। ठीक, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्क का पार्ट भी कवर करना पड़ेगा। वो किसने बताया, FB हाउले ने। तो अब ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, जनरली ये बोल रहा है दिस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज एसोसिएटेड विद FB हाउले हु हैज़ कंसीडर्ड द रिस्क टेकिंग एज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब आपको भी पता है कि देखिए अगर बिजनेस में रिस्क होगी, बहुत सारी होती है, फाइनेंशियल रिस्क होती है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होती है, एक्सचेंज की रिस्क होती है, अगर आप ग्लोबली जाने की कर रहे हो, साइक्लिकल रिस्क होती है, ऐसे बहुत सारी पर्टिकुलर रिस्क होती है जो कि आप बिजनेस में देखते रहते हो। तो अगर एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन रिस्क ले रहा है तो वो रिवॉर्ड भी चाहता है, वो प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है। जो रिस्क की वैल्यू है उससे ज़्यादा ही पर्टिकुलर वो रिवॉर्ड चाहता है। मान लो कि रिस्क के लिए जैसे पर्टिकुलर मान लो कि उसने कोई मशीनरी खरीदी जो मान लो 50 लाख की है, ठीक है। अब 50 लाख उसका पैसा अटका क्योंकि उसने फाइनेंस किया हुआ है, तो उसने एक रिस्क ली कि पर्टिकुलर इस मशीन से मेरा प्रोडक्शन अच्छा होगा। अब उससे उसका आउटपुट निकल गया और उसके गुड्स भी बिक गए। तो उस केस में हम बोल रहे हैं कि मान लो कि जो 50 लाख की उस साल की उसकी कॉस्ट लगी, इंटरेस्ट की या जो भी आप पार्ट मान लिए, टीयर वियर की, डेप्रिसिएशन की, जो भी चार्जेस लगे, तो उसके एक्सपेंसेस जो है वो कितना है, 5 लाख है। तो अगर उसने उससे ज़्यादा कमाया तब जाके हम क्या बोलेंगे कि रिस्क सक्सेसफुल हुई है, मतलब उसने एक तरीके से प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पे बोल रहा है एंटरप्रेन्योर एक्सपोजेस हिज बिजनेस टू रिस्क एंड इन टर्न ही रिसीव ए रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बिकॉज द टास्क ऑफ रिस्क टेकिंग इज इर्कसम। इसका मतलब क्या होता है, इर्कसम या अक्सम बोलते हैं एक तरीके से इसको। तो इसका मतलब क्या है, देखो जब भी आप रिस्क लोगे तो वो थोड़ा इरिटेटिंग होगा। जब भी अक्सम की बात करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इरिटेटिंग बोलते हैं इसको, या ऐसे बोल सकते हो हैक्टिक होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, टाइम जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट जा रही है, मनी जा रही है। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के चार्जेस लग जाएंगे, फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है तो आपने जो लोन लिया है क्या पता उसके डूबने के, यानी आपका क्या पता कंपनी के डूबने के चांस भी हो सकते हैं, बैंकरप्सी के भी चांस हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपने रिस्क ली है तो उसको आपको संभालने आना चाहिए। इट इज़ डिफाइनेड दैट नो एंटरप्रेन्योर विल लाइक टू अंडरटेक रिस्क इफ़ ही गेट्स ओनली द नॉर्मल रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने जो रिस्क लिए उसकी वैल्यू आपको उतनी ही मिली जितनी आपने रिस्क ली, या उससे कम मिली तो नुकसान, उतनी मिली तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए तभी तो वो रिस्क लेगा। क्योंकि रिस्क का मतलब क्या होता है, जितनी हायर रिस्क होगी उतना क्या होगा, हायर प्रॉफिट होगा, ये माना जाता है। लॉस के चांसेस भी उतने होते हैं लेकिन ये बोला जाता है जितनी हायर रिस्क होगी उतना ही हायर रिटर्न मिलेगा। देयरफॉर द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग मस्ट बी हायर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिस्क। ठीक है, फर्दर इट हैज़ बीन सेड दैट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रिस्क। ठीक, अब यहाँ पे बोल दिया फर्दर इट हैज़ बीन सेड दैट द मोर रिस्की। अरे ये गलत हो गया, ये लाइन छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 बार लाइन आ गई। ये बोल रहा है फर्दर इट हैज़ बीन सेड, ये सही है बिल्कुल, दैट मोर रिस्की द बिजनेस द हायर इज़ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट। आगे समझ में, एज प्रोफेसर DM हॉलैंड हैज़ सेड दैट द रिस्कियर द इंडस्ट्री और फॉर्म द हायर इज इट्स प्रॉफिट रेट। अब देखो क्रिटिसिज्म भी आ गया, क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्कियर होगा ना उतने ज़्यादा लॉसेस के भी चांस होंगे, क्योंकि जितना आप प्रॉफिट बोल रहे हो तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो प्रॉफिट भी हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है, तो वो क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। बट ही वॉज वॉर्न दैट दिस टेंटेटिव व्यू मस्ट बी टेस्टेड इन डेप्थ। लेकिन ये बोल रहा है कि जो मैंने व्यू दिया है इसको आप डेप्थ में टेस्ट करो, आप अपनी रिस्क के हिसाब से जोड़ के देखो, आप अपने बिजनेस के ऑपरेशन के हिसाब से देखो कि आप पर्टिकुलर प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे, कोई आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल रही है या नहीं मिल रही है उस पर्टिकुलर रिस्क पे। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म में क्या बोल दिया, बाकी सारी थ्योरीज के साथ भी रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को भी क्रिटिसाइज़ किया गया, जो कि आपको पता है कि हर पर्टिकुलर अप्रोच में क्रिटिसिज्म तो होता ही, कोई पर्टिकुलर थ्योरी अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है इसलिए। तो ये बोला देयर कैन नॉट बी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट। दोज पर्सन हु डेयर टू टेक हाई रिस्क इन सर्टेन बिजनेसेस मे नॉट नेसेसरली अर्न हाई प्रॉफिट। पहला क्रिटिसिज्म तो ये आपको वैसे ही पता है कि ज़रूरी नहीं है जो आपने सोचा कि मैंने हाई रिस्क ली तो मुझे हाई प्रॉफिट मिलेगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। फिर आपको देखो बोल रहा है प्रॉफिट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर्स एबिलिटी। देखिए इसका मतलब जनरली आप ये बोल सकते हो
कि अगर हम रिस्क की बात कर रहे हैं तो रिस्क का मतलब ये नहीं कि हर बार आप प्रॉफिट की बात ही करो, ठीक है। आपको जनरली जब भी आप रिस्क लेने की बात करते हो तो रिस्क को आपको अवॉइड करना भी आना चाहिए, ये बोल रहा है। आपकी कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये नहीं कि आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, बार बार क्या बोल रहे हो, हाई रिस्क ले रहा हूँ तो हाई प्रॉफिट होगा, लेकिन पर्टिकुलर उस रिस्क को आपको अवॉइड करना भी आना चाहिए। या उसके साथ साथ पैरेलल आपको कोई ऐसी, मैं बोल सकता हूँ कि टेक्निक भी अपनानी चाहिए, या ऐसा पर्टिकुलर काम भी करना चाहिए जिससे आपकी वो रिस्क सेट ऑफ हो सके, ठीक है। तो जनरली आप क्या करते हो, देखो आपको पता है कि अगर आप रिस्क की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ भी लेते हो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हो, या ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो जिसमें पैसे डूबने के चांसेस क्या हैं, कम है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क का पार्ट क्या है, कम है। तो आपको एक पर्टिकुलर सिक्योर मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रोफेसर काव ने यही बोला, प्रॉफिट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर्स एबिलिटी टू अंडरटेक द रिस्क ऑफ द बिजनेस, कि हर वक्त वो रिस्क लेता रहे, बल्कि क्या बोल रहा है, रादर एज हिज कैपेबिलिटी ऑफ रिस्क अवॉइडेंस, कि वो क्या कर सके, रिस्क को अवॉइड कर सके। समझ गए। फिर इसके बाद क्या बोल रखा है, रिस्क अवॉइडेंस का मतलब एक तरीके से रिस्क अवर्टनेस आ गया, जहाँ पे आप रिस्क को हटाना चाहते हो। बस ये बोलना चाहता है कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क लो, साथ साथ रिस्क को अवॉइड करना भी सीखो। इट इज़ एन इनकम्प्लीट थ्योरी, यहाँ पे बोल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बोल रहा है कि सारे एंटरप्राइज आपको पता है रिस्की होते हैं, और उसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट तो होता ही है। अब आपने अनसर्टेनिटी का पार्ट तो इसमें जनरली देखा ही नहीं, आपने क्या बोला, रिस्की पार्ट है। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगी उसके हिसाब से प्रॉफिट भी रिस्की होगा, वो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लेकिन प्रॉफिट भी तो क्या बोल रहा है, अनसर्टेन है। प्रॉफिट कितना होगा ये थोड़ी पता है। आप ये थोड़ी बोलोगे कि अगर मैं 20% रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे 40% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। किसने बोला, ठीक है, किसी को नहीं पता। उससे कम भी हो सकता है, क्या पता लॉस के चांस भी हो सकते हैं, क्या पता उतना ही रिकवर भी हो सकता है, जितना मैंने रिस्क लिया उतना भी रिकवर हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बोल रहा है ये इनकम्प्लीट थ्योरी है। जनरली क्या बता रहा है, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, जो कि गलत बात है, क्योंकि प्रॉफिट भी एक तरीके से क्या रहेगा, अनसर्टेन रहेगा। तो कह रहा है बट एवरी एंटरप्रेन्योर एम्स एट मेकिंग लार्ज प्रॉफिट विच इज़ ऑल्सो अनसर्टेन, देयरफॉर हाउलेस रिस्क थ्योरीज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन इनकम्प्लीट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। फिर आपको बोल रहा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नॉट रिलेटेड टू साइज ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। देखिए इसमें यही बोल रहा है कि अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो रिस्क की साइज से रिलेटेड ही इन्वॉल्व हो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू द साइज ऑफ रिस्क अंडरटेकन। इफ़ इट वर सो रिलेटेड देन एवरी एंटरप्रेन्योर वुड इन्वॉल्व हिमसेल्फ इनटू ह्यूज रिस्क इन ऑर्डर टू अर्न लार्जर प्रॉफिट, जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यही बोल रखा है कि जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उस केस में एंटरप्रेन्योर क्या करती है, अपने आप को धकेल दिया है इसमें कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि मैंने रिस्क भी क्या ली है, बहुत ज़्यादा ली है, मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो मुझे उससे क्या करना है, डबल कमाना है। जबकि वो ही नहीं सोचता कि अगर वो शॉर्ट रन की बात करेगा तो शॉर्ट रन में नहीं, लॉन्ग रन की भी अगर बात करेगा तो लॉन्ग रन में अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा रहा है तो सफिशेंट है। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन भी आ जाती है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन भी आ सकती है, जिसमें जनरली क्या होता है कि बहुत सारे एंट्रेंट आ जाते हैं, नई फर्म्स आ जाती है, जहाँ पे आपका प्रॉफिट का पार्ट वैसे ही जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था वो आप नहीं कमा पाते और नॉर्मल कमा पाते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशन दे रखी है जहाँ पे आपको ज़्यादातर लिंक नहीं करना, लेकिन फिर भी देखिए जैसे दे रखा है पॉइंट वो आप पढ़ते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या बोल रखा है, कंसंट्रेट्स मोस्टली ऑन रिस्क एंड नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। तो आपने सिर्फ रिस्क फैक्टर को कंसिडर किया और आपने और कोई फैक्टर को नहीं देखा। आप जनरली जानते हो कि देखो जब भी आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर पर्टिकुलर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इसके अलावा भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, आपको उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर लेबर से रिलेटेड फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, कैपिटल जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे रिलेटेड फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि कितनी पर्टिकुलर कैपिटल आप यूज़ कर पा रहे हो। तो ये बोल रहा है कि और भी बाकी सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके ही आप सर्वाइव कर पाओगे। सिर्फ रिस्क के पार्ट को आपको नहीं देखना। और एक और चीज़, जब आप रिस्क के पार्ट को देखते हो तो कुछ आप वैसे भी इंश्योरेंस करा देते हो, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रिस्क का आप इंश्योरेंस करा लेते हो। तो यहाँ पे आपने सिर्फ रिस्क देखा, आपने अनसर्टेनिटी तो देखी नहीं। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमें पता है कि हमारा लॉस हो सकता है और वो रिकवर होने के चांसेस भी नहीं होंगे। अगर रिकवर होने के चांसेस होते हैं तो उस केस में क्या आपने इंश्योरेंस करा रखा होगा। जैसे मान लो कि आग लग गई, माल ख़राब हो गया, तो आपको पता है कि उतना आपने इंश्योरेंस करा रखा था, उसका कुछ पोर्शन आपको इंश्योरेंस के फॉर्म में मिल जाएगा। तो वो एक तरीके से क्या है, आपका सिक्योर पार्ट कर रखा है, आपने सेव कर रखा है।
तो बाकी जो नॉन इंश्योरेबल पार्ट है वो तो अनसर्टेन हो गया ना, तो आपने अनसर्टेनिटी के पार्ट को तो देखा नहीं, आपने पूरी की पूरी रिस्क वाले पार्ट को कवर कर लिया, ठीक है, जबकि आपने उसमें इंश्योरेबल वाले पार्ट को भी देख लिया। सॉरी, आपने ये मान के चलो कि इसमें सारे वाले पार्ट को देख लिया, यानी सारे पार्ट का मतलब क्या हो गया, चाहे वो इंश्योरेबल चाहे नॉन इंश्योरेबल है, जबकि आपको सिर्फ क्या देखना चाहिए था, एक तरीके से नॉन इंश्योरेबल वाले पार्ट को देखना चाहिए था, क्योंकि इंश्योरेबल पार्ट तो इंश्योरेंस कंपनी से वैसे ही मिल जाएगा, ये बोल रहा है। तो इस केस में फिर कौन सी थ्योरी, नाइट की थ्योरी आई, जिसने क्या बताया कि सिर्फ हम अनसर्टेन पार्ट को ही लेते हैं, जो सर्टेन पार्ट है हमें पता है कि अगर हमारे पैसे डूबेंगे भी पर वो सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्टेन पार्ट, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम हटा देंगे, उसको हम प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। प्रॉफिट के लिए सिर्फ हम किस पार्ट को देखेंगे, अनसर्टेनिटी वाले पार्ट को देखेंगे। वो किसने बोला, FH नाइट ने, या उसकी थ्योरी ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो थ्योरी दे रखी है प्रोफेसर FH नाइट की, अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज एन इम्प्रूवमेंट एंड रिफाइनमेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ओवर हाउलेज रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो वहाँ पे आपने देखा कि पूरे के पूरे रिस्क पार्ट को लिया जाता है, जबकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया जो इंश्योरेबल पार्ट है उसको हटा दो और नॉन इंश्योरेबल पार्ट को ही आप कवर करो, जो कि किस में कवर होता है, नाइट थ्योरी वाले पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी वाला पार्ट। हेयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू नाइट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग नॉन इंश्योरेबल रिस्क, समझ गए। तो नॉन इंश्योरेबल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, क्योंकि सीधी सी सोचिए, जिसका आपने इंश्योरेंस करा रखा है, यानी ऐसी रिस्क जिसको हमने बोल दिया कि इंश्योरेंस कंपनी से उसका पार्ट हमें रिकवर हो जाएगा, तो उस केस में प्रॉफिट के चांस उसके थ्रू देखने की जरूरत ही नहीं है। हम किसके थ्रू देखेंगे, अनसर्टेनिटी के थ्रू देखेंगे। इट इज़ डेविएशन अराइजिंग फ्रॉम अनसर्टेनिटी, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी के थ्रू कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है पर्टिकुलर, वो नाइट की थ्योरी ने बताया। अनसर्टेनिटी प्रिवेल इन द एंटायर सोसाइटी इन प्रॉफिट, पॉजिटिव और नेगेटिव इन ए वे एक्रूज टू ऑल फैक्टर सर्विसेज। देखिए अब आपने देखो ऊपर डायनेमिक थ्योरी को भी मिला लीजिए। मान लीजिए कि आपको पता है कि पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने वाला है, तो वो तो आपको पता है ना, तो वो सर्टेन है। लेकिन मान के चलिए कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंजेस होने वाले, वो आपको पता नहीं है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ सकती है, वो जनरली आपको पता नहीं है, या आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, अनफोर्सिन पार्ट है, तो वो अनसर्टेन हो गया, ठीक। आपको पता है कि अगर पर्टिकुलर फैक्ट्री में आग लग जाएगी, माल ख़राब हो जाएगा, फैक्ट्री में आग लग जाएगी, फैक्ट्रीज पूरी की पूरी मैं बोल दूँ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उस केस में अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो उसका पार्ट आपको रिकवर हो जाएगा। अब जितना भी मिले, यहाँ पे हम नहीं बोलते पार्टली मिला, ये मिला, क्योंकि हम नॉर्मल थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अगर वो इंश्योरेबल पार्ट है तो उस केस में हमें प्रॉफिट का एलिमेंट देखने की जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो हमें रिकवर होना ही होना है। तो हम रिस्क में किसकी बात कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। तो अनसर्टेन एलिमेंट क्या हो गया, नॉन इंश्योरेबल पार्ट, ये बोल रहा है, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स इन द एंटायर सोसाइटी, ठीक है, एंड प्रॉफिट्स पॉजिटिव और नेगेटिव इन ए वे अक्रूज टू ऑल फैक्टर सर्विसेज। तो ये बोल रहा है कि जितनी भी फैक्टर सर्विसेज है सब में प्रॉफिट का पार्ट तो अक्रू होता है। जैसे हमने लेबर की बात करी तो उन्हें वेजेस मिलता है, लैंड की बात करी तो रेंट, कैपिटल की बात करी तो इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इन अदर वर्ड्स देयर इज ए प्रॉफिट्स एलिमेंट इन ऑल टाइप ऑफ इनकम। आपने ये बताया, या मैंने अभी आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट बताया। बट द डिवीजन ऑफ सोशल इनकम बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम डिपेंड ऑन द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर एबिलिटी। देखो ये बोल रहा है, अब इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर कैसे उस अनसर्टेनिटी को संभाल रहा है और उस केस में प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी अराइज कर रहा है, ये बोल रहा है। मतलब जो भी डायनेमिक एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो कैसे काम कर रहा है, डायनेमिक पोजीशन में जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज हो सकते हैं, किस तरीके से वो पर्टिकुलर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और उस हिसाब से वो गुड्स की सप्लाई कर पा रहा है। अगर वो गुड्स की सप्लाई नहीं कर पा रहा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि उसका रेवेन्यू ज़्यादा नहीं हो रहा, कॉस्ट ज़्यादा इंकर हो रही है, तो लॉसेस का पार्ट हो रहा है। लेकिन अगर वो गुड्स सप्लाई कर पा रहा है और डायनेमिक स्टेट के अकॉर्डिंग काम कर पा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि उसका रेवेन्यू ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट क्या है, कम है, ठीक। अगर आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन देखोगे तो वहाँ पे तो जो प्राइस आती है वो किसके थ्रू आती है, मार्केट के थ्रू। तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे हमारा आउटपुट तो बिकेगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे गुड्स क्या हैं, होमोजीनियस है, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन आ गई तो हमें वहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है वो लगानी पड़ती है। हमारे प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या पता क्लोथ सब्स्टिट्यूट होने के कारण सामने वाला क्या करे, उस पर्टिकुलर यानी कस्टमर क्या करे, हमारे गुड्स की जगह दूसरे गुड्स को परचेज करने लग जाए, तो हमारे पास क्या एबिलिटी है वो बता रहा है। इट इज़ द एंटरप्रेन्योर हु आइदर डेलीगेट्स दिस फंक्शन, बोल रहा है अमंग डिफरेंट पर्सोनल
और अज्यूम इट हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या है, या तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, खुद ही सारे के सारा वर्क लेगा, या वो क्या करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में वो काम बांट देगा। अनसर्टेनिटी बियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डायनेमिक स्टेट। आ गया ना। द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट इज इन अ वे द सप्लाई प्राइस ऑफ एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटी बियरिंग। इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी आप प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे उस केस में क्या बोल रहा है, जो भी एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटी थी, मतलब एंटरप्रेन्योर ने जो अनसर्टेनिटी के केस में या डायनेमिक एनवायरनमेंट के केस में काम किया और गुड्स को सप्लाई करा और एक पर्टिकुलर प्राइस डिटरमिन की, अगर वो प्राइस डिटरमिन कर ही नहीं पाता तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि यार उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और प्राइस तो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वो एक तरीके से रेवेन्यू कम कमा रहा है और कॉस्ट ज़्यादा इंकर कर रहा है, मतलब लॉसेस ज़्यादा इंकर कर रहा है। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था, देखो ये बोल रहा है इन ए कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी वेयर देर इज नो रिस्क एवरी एंटरप्रेन्योर विल हैव ए मिनिमम सप्लाई प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट की फोर्स और डिमांड के थ्रू सप्लाई प्राइस फिक्स है, तो उस केस में उसको पता है कि उसको बस क्या करना है, क्वांटिटी को एडजस्ट करना है, मतलब अपनी क्वांटिटी बेचनी है कि मैं इतनी बेच पाता हूँ या इतनी बेच पाता हूँ, क्योंकि प्राइस तो फिक्स है, तो प्राइस तो पर्टिकुलर एक लाइन फिक्स रहेगी। ठीक। जबकि आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ऐसे बोलोगे जहाँ पे आपके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, उस अनसर्टेन केस में काम करेगा और उस हिसाब से क्या करेगा, प्रॉफिट गेन करेगा। तो इन शॉर्ट नाइट थ्योरी इंप्लाइज दैट प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर अनसर्टेनिटी बिरिंग द अनमेजरेबल रिस्क आर टर्म्ड एज अनसर्टेनिटी। दीज अनमेजरेबल रिस्क आर ट्रू हैजार्ड्स ऑफ बिजनेस। एक तरीके से बिजनेस के लिए क्या हो सकती है, ये नुकसानदायक भी हो सकती है, ऐसे बोल रहा है। और आपको बताया कि इनके थ्रू ही आप प्योर प्रॉफिट भी कमा सकते हो, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो बोल रहा है प्योर प्रॉफिट इज़ हाउवर ए टेम्परल एंड अनफिक्स्ड रिवॉर्ड। ठीक, जरूरी नहीं है कि आपका ये हमेशा के लिए मिलता रहे, टेम्पररी ही हो सकता है। इट इज़ टर्न विद अनसर्टेनिटी वंस द अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज बिकम नॉन नेसेसरी एडजस्टमेंट वुड बी पॉसिबल देन प्योर प्रॉफिट डिसअपियर्स। इसका मतलब क्या बोला मैंने, अगर आपने ऊपर वाली थ्योरी देखी, इसको क्रिटिसिज्म मिला, किसको, डायनेमिक थ्योरी को। क्या बोला क्रिटिसिज्म, कि ये जितने भी पार्ट हैं ये आपको फोर्सीन होते हैं। ये किसने बोला, एक तरीके से क्लार्क ने बोला कि हमें पता रहते हैं। तो क्लार्क की थ्योरी को क्या बोला गया नीचे, कि सारे के सारे चेंजेस आप बोल रहे हो फोर्सीन है, लेकिन सारे चेंजेस हम फोर्सीन नहीं कर सकते हैं। बाकी सब ने क्रिटिसाइज़ किया, क्लार्क ने क्या बोला, फोर्सीन, क्योंकि उन्होंने बोला, बाकी सारे थ्योरिस्ट ने क्या बोला या इकोनॉमिस्ट ने बोला, अगर आप फोर्सीन कर लोगे बाकी सारे पार्ट को तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होगा, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए वही बोल रहा है कि प्योर प्रॉफिट क्या हो गया, आपका डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो सारा का सारा पार्ट वही है। तो जब भी डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है और अनफोर्सीन एनवायरनमेंट होता है, अनसर्टेन एनवायरनमेंट होता है, अनमेजरेबल रिस्क होती है, ऐसी रिस्क जिसको आप मेजर नहीं कर पा रहे, तो उस केस में प्रॉफिट के चांसेस भी होते हैं और हम क्या बोलते हैं, हम प्योर प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे प्योर प्रॉफिट को अगर आपने सर्टेन कर दिया और पता कर लिया और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर दिए, तो तब तो क्या होगा, बाकी सारे फर्म्स भी एडजस्टमेंट कर लेगी क्योंकि उन्हें भी पता चल गया। तो उस केस में जो भी प्योर प्रॉफिट है, जो आप बाकी फर्म से अलग रह के कमा रही थी, अब आप नहीं कमा पाओगे। और प्योर प्रॉफिट मतलब जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो डिसअपियर हो जाएगा, बाकी सारी फर्म्स भी एंटर हो जाएगी। ठीक, देखिए जैसे कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, आपकी मान के चलो कि पर्टिकुलर मशीनरीज है ना, कोई अच्छी आ गई आपके पास, तो दूसरी कंपनीज को भी पता चल रहा है, या मान के चलो कि कोई नई कंपनी मार्केट में एंटर हुई, उसने बोला कि यार इस मशीन के थ्रू इतना प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट कम आती है, तो मैं भी एंटर कर जाता हूँ क्योंकि ये इतना प्रॉफिट कमा रहा है। ऐसे करके बहुत सारी फर्म लॉन्ग रन में एंटर होती गई, तो अपने आप आपका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो वैनिश हो गया। क्यों, क्योंकि बाकी सारी फर्म ने उस वक्त क्या करी, प्राइसेस शुरू में कम रखी ताकि एक तरीके से उनका गुड्स बिक सके मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए, जो कि आपने पिछली खूब सारी मेरे से थ्योरीज या मॉडल में देखा ही है, ओलिगोपोली वाले पार्ट में भी देखा ही है। ठीक, क्रिटिसिज्म नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। यहाँ पे आपको बोल रखा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यही बोल रहा है कि ये थ्योरी क्या नहीं बता रही, क्लियर नहीं बता रही कि एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में कौन कौन आते हैं, इसलिए इसको अनरियलिस्टिक बोला जाता है। मतलब ओनर कौन कौन है, इन दिस थ्योरी देर इज नो इंडिकेशन एज टू हु आर द रियल ओनर्स, बिकॉज ओनर्स आर शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर्स मेंबर के फॉर्म में होते हैं, ओनर हो सकते हैं, एंड पॉलिसी डिसीजन मेकर्स आर सैलरीड पीपल। अब आप ये बताइए कि कौन पर्टिकुलर ओनर है, ये तो काम ही नहीं कर रहे, जबकि ये नॉर्मल एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का पार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सैलरीड पीपल कहलाते हैं। मैनेजर या आप डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, CEO CFO, लेकिन ये ऑनर के फॉर्म में नहीं है। जबकि ये क्या करते हैं, दूर रह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ इन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है, यानी अपना अमाउंट लगाया, मनी लगाया है कंपनी में, और इन्हें एक तरीके से क्या माना जा रहा है, मेंबर माना जा रहा है। तो थोड़ा सा वो एक तरीके से अनरियलिस्टिक पार्ट बोल दिया कि इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जाता।
फिर आपको वही सेकंड पॉइंट इससे रिलेटेड, शेयर होल्डर से रिलेटेड, कि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो वो कंट्रोलिंग एंड ओनरशिप ग्रुप, उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। दिस थ्योरी डज नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे प्रॉफिट का अपोर्शनमेंट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है किसके बीच में, कंट्रोलिंग एंड ओनरशिप ग्रुप। ओनरशिप ग्रुप तो जनरली देखो ये हो गया कि देखो कंट्रोल तो मेरे हिसाब से जिन्होंने क्या कर रखा है, शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो वो एक तरीके से कंट्रोलिंग ग्रुप का पार्ट आ गया। एक ओनरशिप ग्रुप आ गया कि ओनरशिप में कौन कौन से पर्सन हैं, तो जिन्होंने स्टेक होल्डिंग ले रखी होगी, प्रमोटर्स हो गए, तो इस तरीके से पार्ट आ सकते हैं। देयरफॉर दिस थ्योरी कीप्स द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट अनसॉल्व। तो यहाँ पे जनरली क्या बोल दिया कि प्रॉफिट का कैसे डिटर्मिनेशन करना है, कैसे बांटना है, वो अनसॉल्व है, वो इसमें बता नहीं रखा। फिर आपको बोल रहा है कि अगर आपने देखा हो बाकी सारी थ्योरीज में भी मोनोपोली प्रॉफिट का पार्ट नहीं लिया गया, तो इस थ्योरी में भी ये पता नहीं कर पाया गया है कि कैसे मोनोपोली प्रॉफिट आता है, या मोनोपोली प्रॉफिट की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन बार बार यही लिया गया है। द थ्योरी डज नॉट सूट वेल टू एक्सपोज द फिनोमिना ऑफ मोनोपोली प्रॉफिट व्हेन देयर इज लीस्ट अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मोनोपोली बिजनेस। तो जनरली आपको पता है कि मोनोपोली बिजनेस में क्या होता है, एक तरीके से सिंगल सेलर होता है, अनसर्टेनिटी कम रहती है और वही पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड कर सकता है, ठीक है, और क्या क्वांटिटी बेचनी है, आउटपुट बेचना है, वो भी वो पर्टिकुलर डिसाइड कर सकता है। लेकिन प्राइस कम करते ही वो तब जाके ही डिमांड अपनी पूरी कर पाएगा, ऐसा माना जाता है। तो आपको पता है कि वो मोनोपोली प्रॉफिट जो भी कमाता है लॉन्ग रन में वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है, जिसे आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हैं, प्योर प्रॉफिट बोल सकते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो वो नहीं पता इसमें किया गया, जो कि पिछली थ्योरीज, यानी मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी थ्योरीज जो बताई थी उसमें भी जनरली ये था, प्रॉफिट इज़ नॉट ए रेसिडुअल इनकम। देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि नाइट ने क्या मेंशन किया थ्योरी में, कि जो प्रॉफिट है वो क्या है, सबसे लास्ट में आपको मिलता है। रेसिडुअल इनकम मतलब क्या हुआ, सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो लास्ट में बचा वो प्रॉफिट एक तरीके से किसको मिलेगा, ओनर ग्रुप को मिलेगा, या आप शेयर होल्डर बोल सकते हो, उनको मिलेगा। बट JF वेस्टन ने क्या बोला, द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट ऑफ प्रॉफिट may be sold on a fixed price basis or on a variable price basis. This is how the expert manager sell their service to earn profit. लेकिन जब भी आप प्रॉफिट के कैलकुलेशन की बात करते हैं, आप ये नहीं बोलते कि जो बच गया वो प्रॉफिट है। वेस्टर्न ने क्या बोला, अगर आप रियल जजमेंट की बात करें तो प्रॉफिट का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पे कितना क्वांटिटी बेचते हो, या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल प्राइस पे, कि आप प्राइसेस चेंज करते रहते हो, उसके हिसाब से आप क्या करते हो, अपने गुड्स या सर्विसेज को दे रहे हो और उसके हिसाब से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ना कि ये कि जो बच गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कभी भी ये बोल रहा है कि रेसिडुअल इनकम नहीं माना जाना चाहिए, अदर लोगों ने यानी अदर इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। फिर आपको बोल दिया दिस थ्योरी हैज़ नॉट सेड एनीथिंग ऑन मोनोपोली प्रॉफिट। वैसे तो मैंने ऊपर भी बता दिया, यही पॉइंट है, दिस थ्योरी डज नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन द मोनोपोली प्रॉफिट एज वी हैव स्टडी दैट मोनोपोली फर्म अर्न मच लार्जर प्रॉफिट दैन कंपटीटिव फर्म एंड दे आर नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। और इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या बोला गया था, जब आपने देखा यहाँ पे नाइट ने बोला कि अनसर्टेनिटी की वजह से ही आप क्या करते हो, प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हो, जो कि कौन सी फॉर्म होती है, कॉम्पिटिटिव फॉर्म। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि मोनोपोली के केस में तो सब कुछ सर्टेन है। जब भी मोनोपोली फॉर्म होती है उसकी कोई अनसर्टेनिटी इतनी नहीं रहती, उसको सर्टेन पता है कि मेरी पर्टिकुलर इतनी डिमांड होगी, मुझे ये प्राइस रखनी है, मैं बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखूँगा, नॉर्मल प्राइस रखूँगा, और मैं क्या करूँगा, लॉन्ग रन में लार्जर प्रॉफिट कमा सकता हूँ। लेकिन ये तो यहाँ पे बोला ही नहीं गया, यहाँ पे तो क्या बोला, जितना अनसर्टेन पार्ट होगा उतना एक तरीके से आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जो कि कॉम्पिटिटिव फॉर्म में था। मोनोपोली फॉर्म का तो इसने केस ही नहीं लिया। अबव ऑल द अनसर्टेनिटी एलिमेंट कैन नॉट बी क्वालिफाइड टू इम्प्रूव प्रॉफिट in spite of the weaknesses as mentioned above. This theory of Knight is regarded as the only satisfactory explanation of the nature of profit. तो एक तरीके से मान के चलो कि देखो बाकी सारी जितनी भी थ्योरीज पढ़ी, पर फिर भी ये सही थ्योरी है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी एलिमेंट को लिया गया है, क्योंकि आपको ये बोल रहा है जो आपको नॉन एलिमेंट पता है उस केस में तो आप नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाओगे, लेकिन अनसर्टेनिटी वाले पार्ट में आप क्या कमा सकते हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक तरीके से अनसर्टेनिटी एलिमेंट को ही आप क्वालिफाइड कर सको, लेकिन बाकी सारी थ्योरीज में से एक तरीके से ये थ्योरी एक तरीके से क्या दे रही है, सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे रही है। यानी इस केस में बोल सकते हैं बाकी सारी थ्योरीज नॉर्मल है, ये सबसे सही एक्सप्लेनेशन दे रही है, चाहे इसमें भी कुछ वीकनेसेस हैं या इसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म का पार्ट दिया गया है, लेकिन ये थ्योरी फिर भी बेटर है, ऐसे बोला गया। फिर आपको दे रखा है मॉडर्न थ्योरी और परफेक्ट कॉम्पिटिशन और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट कितनी बार अपन ने देखा, आपको पता है। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का पार्ट आपको पता है, जहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल
लेवल के हिसाब से जो भी प्राइसेस सेट हो रही है वो पर्टिकुलर फर्म के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, ये बोल रहा है द मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रॉफिट डिफाइन द एंटरप्रेन्योर एज ए बिजनेस एंटरप्राइज इटसेल्फ एंड प्रॉफिट एज इज नेट इनकम, जो कि नॉर्मल आप अपने बिजनेस के पार्ट में देखते हो या अकाउंटिंग के फॉर्म में देखते हो कि वो आपकी क्या होती है, नेट इनकम होती है, और एंटरप्रेन्योर को वहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइज के फॉर्म में जाना जाता है। इन दिस थ्योरी प्रॉफिट्स हैव बीन रिगार्डेड एज द रिवॉर्ड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड आर गवर्नड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर के लिए कितनी डिमांड आ रही है और कितनी वो सप्लाई कर रहा है। अब देखिए डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर दे रखा है और सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर का पार्ट दे रखा है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए अब आप क्या करते हो, जब भी डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर की बात करते हो तो वो किससे डिसाइड होती है आपको पता है, इंडस्ट्री के लेवल से ही। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्री का कितना डेवलपमेंट का लेवल है, कितनी इंडस्ट्री में अनसर्टेनिटी है। तो देखिए इंडस्ट्री क्या स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, क्या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो पर्टिकुलर यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हाई होगा तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा, लार्ज होगा। मतलब अगर इंडस्ट्री में डिमांड ज़्यादा होगी, इंडस्ट्री में डिमांड ज़्यादा होगी आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो सारी फर्म्स की डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप भी उस फर्म में आते हो, सॉरी आप भी उस इंडस्ट्री में आते हो, तो आप भी उसमें एक फर्म हो, तो आपको पता है कि आपका भी प्रोडक्शन क्या होगा, स्केल लार्ज होगा, और एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने भी क्या करा, और ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, तो आपने उस हिसाब से मशीनरी, उस हिसाब से इक्विपमेंट, उस हिसाब से लेबर स्किल्ड एम्प्लॉय किए। ठीक है, और आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, हाई हो गया। ठीक है, यह बोल रहा था मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर। क्योंकि सीधी सी बात है, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं और पर्टिकुलर टॉपिक ही उससे रिलेटेड है, डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर, तो ओनर ही मेन है। क्योंकि अगर ओनर, हम बोल सकते हैं एक डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सही ढंग से नहीं अलोकेट करेगा या पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग सही ढंग से नहीं करेगा, तो आगे के पार्ट भी ढंग से नहीं होंगे, और जो ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन बोल रहे हो लार्ज होगा, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं होगा। तो एंटरप्रेन्योर अच्छा होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, उसके हिसाब से एक तरीके से सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं। अब सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा है, तो इसमें भी क्या बोल रहा है, देखिए वहाँ पे डिमांड की बात कही थी, यहाँ पे किसकी बात कही थी, सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात की है। देखिए अब सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर का मतलब तो यही है कि एंटरप्रेन्योर कितने अवेलेबल है, ये तो जनरली आप बोलोगे, लेकिन इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो एंटरप्रेन्योर के अंडर में जो भी, यानी ओनर के अंडर में जो भी एक तरीके से डिपार्टमेंटल हायरार्की बनी हुई है, मैनेजर, डायरेक्टर, ये बने हुए हैं, तो उनमें क्या एबिलिटी है, हम ये भी बात करेंगे। क्या कैपिटल का पार्ट अवेलेबल है, तो वो सारा पार्ट इसमें लिया गया है। तो ये बोल रहा है सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर लाइक द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजरल एंड टेक्निकल पर्सन, कि कौन कौन से इंजीनियर, सुपरवाइज़र, फॉरमैन, ये भी पर्टिकुलर में चाहिए लोअर लेवल पे। इसके अलावा हमें पता है कि ऊपर के लेवल पे मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, जनरली ये प्रोवाइड हमें चाहिए ही होते हैं। द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड द कंडीशन ऑफ सोसाइटी एटसेट्रा। द लार्जर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, द लार्जर इज द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कैपिटल may be available in sufficient amount, but an entrepreneur has to depend largely on the managers and other technical personnel for organizing and running the business successfully। क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो सिर्फ क्या कर सकता है, एक तरीके से प्लानिंग का काम कर सकता है, ये मान के चलो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आगे कौन करवाएगा, आगे की हियरार्की के पर्सन, मैनेजर आगे किससे काम कराएगा, जो नीचे ब्रांच मैनेजर है, या सुपरवाइज़र किससे काम करवाएगा, फॉरमैन से काम कराएगा, फॉरमैन किससे काम कराएगा, उसके नीचे जो वर्कर है उनसे काम कराएगा। इस तरीके से आपको बोल रहा है सारा पार्ट। वैसे तो सुपरवाइज़र के नीचे फॉरमैन ही काम करते हैं, तो फॉरमैन सारे जो भी काम करेंगे वो सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करेंगे। इस तरीके से पर्टिकुलर पार्ट बोल रखा है। इफ़ ट्रेंड, मैनेजरल एंड अदर पर्सन आर अवेलेबल इन द मार्केट, सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर इज़ बाउंड टू इंक्रीज। सीधी सी बात है, कैपिटल धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक। और आपको बोल दिया कि उस केस में आपको पता है कि जैसे ही आपका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो अपने आप सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि डिमांड होगी तो उस हिसाब से सप्लाई भी होगी। फर्दर द इकोनॉमिस्ट आर ऑल्सो ऑफ दिस ओपिनियन दैट साइज ऑफ पॉपुलेशन इज अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेज एंटरप्रेन्योरशिप। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन द हायर विल बी द डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट। सीधी बात, इंडिया जैसी कंट्री की बात कर लीजिए कि यहाँ पे आपको पता है कि कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इस हिसाब से क्या होगा, पर्टिकुलर हर चीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे बोलोगे एजेड पर्सन से लेकर जो यंग बच्चे हैं, या हम बोलेंगे छोटे छोटे बच्चे, चिल्ड्रन, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सारी की सारी। तो क्यों डिमांड है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये भी एक तरीके से अट्रैक्टेड फैक्टर है, जो कि बोल रहा है विच विल अट्रैक्ट मोर पीपल टू एंटरप्रेन्योरशिप, कि वो रिस्क लेना प्रेफर करते हैं और अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने की सोचते हैं। एंड द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर विल इंक्रीज।
जैसे ये बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, बिजनेस बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी। अब आपको क्रिटिसिज्म की बात कर रहा है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या है ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस थ्योरी को, जो आपने मॉडर्न थ्योरी देखी है परफेक्ट कंपटीशन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, इसको नाइट ने क्रिटिसाइज किया। अब नाइट की कौन सी थ्योरी थी आपने देखी होगी, अनसर्टेनिटी से रिलेटेड थ्योरी थी। तो ये बोला नाइट हैज सेड दैट प्रॉफिट हैज़ बीन रिगार्डेड एज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जो आपने ऊपर पढ़ा था, एंड अनसर्टेनिटी, जो कि ऐसी रिस्क जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ, इंश्योरेबल रिस्क है या अनसर्टेन पार्ट है। देन अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर कैन बी नो प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। तो आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होगी तो लॉन्ग रन में मैंने बताया और फॉर्म्स भी आ जाएगी, तो प्रॉफिट नहीं होगा। जनरली हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नो प्रॉफिट का मतलब याद रखना, यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात की गई, रियल प्रॉफिट या प्योर, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक। इट इज़ अ स्टेटिक स्टेट वेयर पॉपुलेशन, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, टेस्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकम डू नॉट चेंज। इफ़ दे चेंज दे कैन बी प्रेडिक्टेड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपने पर्टिकुलर ये सारे का सारे केस बताए हैं तो नाइट ने बोला कि अनसर्टेनिटी भी होनी चाहिए। अगर अनसर्टेनिटी नहीं है और ये सारी की सारी स्टेटिक है, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो इनको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रिस्क और अनसर्टेनिटी का पार्ट नहीं है। और जहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं होती तो वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, जीरो हो जाता है, और प्रॉफिट भी क्या होगा, जीरो होगा, जो कि हमने ऊपर ही देखा था। तो इसका मतलब बोल रहा है अनसर्टेनिटी का पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे नाइट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया हल्का सा। इन ए स्टेटिक स्टेट प्रॉफिट एग्जिस्ट बिकॉज प्रॉफिट्स आर नॉट कंपीटेड अवे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए क्या बोल रहा है, स्टेटिक स्टेट में मैंने क्या बोला, अभी प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बोल दिया, लेकिन वो किस में था, परफेक्ट कंपटीशन में। किस में, याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में। यहाँ पे देखिए ये रहा, लेकिन ये किस में बोल रहा है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मतलब मोनोपोली भी हो सकती है, मोनोपोलिस्टिक भी हो सकती है। उस केस में एंटरप्रेन्योर क्या अर्न करता है, मोनोपोली प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इन स्टेटिक स्टेट प्रॉफिट एग्जिस्ट बिकॉज प्रॉफिट आर नॉट कंपीटेड अवे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो आप क्या सोच रहे हो, स्टेटिक स्टेट में है तो प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि रिस्क और अनसर्टेनिटी का पता चल गया, क्योंकि सब कुछ स्टेटिक है, सब कुछ टेक्नोलॉजी पता है, कैपिटल पता है, और उसका फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपने मोनोपोली प्रॉफिट को तो इग्नोर कर दिया। तो बोल रहा है सो व्हाट एंटरप्रेन्योर्स अर्न आर मोनोपोली प्रॉफिट रादर देन प्योर प्रॉफिट। इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली में जनरली क्या कमाता है, वो मोनोपोली प्रॉफिट कमाता है। इट शुड बी रिमेंबर दैट मैनेजर एंटरप्रेन्योर्स अर्न वेजेस ऑफ मैनेजमेंट एंड कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर अर्न इंटरेस्ट। तो याद रखना, ये बोल रहा है कि मोनोपोली प्रॉफिट का भी पार्ट होता है, और जो मैनेजर एंटरप्रेन्योर होता है वो सैलरी के फॉर्म में अपना पार्ट उठाता है, और जो कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर होता है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में अपना पार्ट उठाता है। तो यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि आपने इस कंडीशन में भी मोनोपोली प्रॉफिट को इग्नोर किया है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, चाहे आपने मॉडर्न थ्योरी का पार्ट भी देखा। अब आपको बोल रहा है क्योंकि उसमें भी आप परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट इंकॉर्पोरेट कर रहे हो, ये बोलना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रोफेसर स्कम्टर इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर सक्सेसफुल इनोवेशन। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, नए इनोवेशन की बात कर रहा है। अब देखिए ये नहीं बोल रहा है कि आप इनोवेशन करो, आप उस इनोवेशन को यूज़ करो। एक पर्टिकुलर आपको पता है कि इनोवेशन कौन करता है, साइंटिस्ट करते हैं, या पर्टिकुलर एक लैब में होता है, या अलग से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है, उसके थ्रू इनोवेशन नए नए होते हैं, नई नई मशीनरीज डेवलप होती है, आपको पता है बनती है। लेकिन वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन होना चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहा है। उसने एक विजन देखा, उसके हिसाब से उसने देखा कि जो भी इनोवेशन होंगे या जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट मैं करूँगा, उसके थ्रू जो भी नई मशीनरीज या जो नया पार्ट डेवलप होगा वो मैं अपने बिजनेस में यूज़ करूँगा, जिससे क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो सके। क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा तो अपने आप क्या होगा, जो आपके गुड्स की डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, आपकी कॉस्ट कम आएगी, और आपको प्रॉफिट एक तरीके से मिलता जाएगा। यहाँ पे ये बोला है, तो बोला इट डीम्ड प्रॉफिट एज द रिवॉर्ड टू एंटरप्राइज and innovation. In his opinion, the entrepreneur initiates innovation in the business, and when he succeed, he earn profit as his reward. Now the question is what is innovation? जनरली देखिए आपने देखा होगा कई जने MBA करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो पर्टिकुलर 4-5 साल कंपनीज में, यानी है ना हम बोल सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करके आते हैं। उसके बाद वो क्या सोचते हैं, अब हमें अपनी क्या करना है, स्किल का यूज़ करना है। तो आपने देखा होगा कई जने क्या करते हैं, जो ठेले वेले होते हैं उनको अपने अंडर में लेके या उनको मना के एक तरीके से कि आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, और उस हिसाब से क्या करते हैं अपनी टैक्टिक्स में भी चेंज कर लेते हैं। अगर आपने सुना होगा कभी कभी न्यूज़ चैनल पे कि गन्ने का रस अलग अलग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी किनको, कंपनीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनीज़ में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को। जबकि गन्ने का रस तो हम क्या देखते हैं, हम बाहर पीते हैं नॉर्मल, लेकिन वो अब क्या है कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहे हैं,
जिन्होंने इनोवेशन किया उस हिसाब से उन्होंने क्या करा, मशीनरी डेवलप करी कि एक बार में ही इतना सारा गन्ने का रस निकाल सकती है, ठीक है, या अलग अलग मशीन डेवलप करी। तो वो एक तरीके से क्या था, इनोवेशन था उनका। तो यहाँ पे एक तरीके से एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, उस इनोवेशन को इनिशिएट कर रहा है। सपोज करो उन्होंने वो मशीनरी नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने किसी के थ्रू बनवाई और पर्टिकुलर अपने बिजनेस में उसको यूज़ किया, और जैसे ही वो सक्सीड हुए तो उन्होंने धीरे धीरे करके प्रॉफिट जनरेट किया। इनोवेशन मीन्स कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ न्यू साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। जरूरी नहीं है आपने की, लेकिन आप उसका क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। तो बोल रहा है कि एन इनोवेटर इज देयर फॉर ए बिजनेसमैन विथ विजन, foresight, originality and is bold enough to bear high risk involved in undertaking new activities on a new basis। सीधी सी बात है, नई एक्टिविटीज़ ले रहे हो नए बेसिस पे, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, जो भी इनोवेशन का पार्ट है वो अप्लाई कर रहे हो। आपका एक विज़न है, आप पहले से दूर की सोच रख रहे हो, आप में एक ओरिजिनलिटी है, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो पर्टिकुलर डर के नहीं ले रहे, किसी पर्टिकुलर फियर से नहीं ले रहे हो, बोल्ड डिसीजन ले रहे हो। तो ये बोल रहा है इनोवेटर इज़ नॉट ए साइंटिस्ट, मैंने आपको बताया, बट ही सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस न्यू इन्वेंशन ऑन ए कमर्शियल बेसिस। तो इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने भी इन्वेंशन बनाए या उन्होंने ऐसा बोला कि मान लो मैं इनोवेटर हूँ, मैंने किसी कंपनी को बोला कि मुझे इस टाइप का पर्टिकुलर मशीनरी चाहिए, ये आपको क्या है बनानी है, जो भी अमाउंट लगेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसने वो मुझे इन्वेंट करके दे दी, तो उसको मैंने अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इन गिविंग ओपिनियन ओवर दिस सैमुअल्सन हैज़ राइटन एज एन एग्जाम्पल द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेडियो वेव वॉज द ब्रेन वर्क ऑफ मैक्सवेल। यानी मैक्सवेल ने एक तरीके से क्या करा, इसको डेवलप किया। इट वॉज एक्सपीरियंस अपॉन बाय हर्ट्ज एंड इट्स कमर्शियली प्रॉफिटेबल यूज वॉज कैरिड आउट बाय मार्कोनी एंड सरनॉफ। तो ये एक तरीके से क्या हो गए, इनोवेटर हो गए, ये बिजनेसमैन हो गए, जो कि क्या यूज़ कर रहे हैं, इस थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं। इसने डेवलप करी, इन्होंने एक्सपीरियंस करी, लेकिन कमर्शियली किसने यूज़ किया, प्रॉफिटेबल, मार्कोनी एंड सरनॉफ ने। हु आर द इनोवेटर्स इन रेडियो मैन्युफैक्चरिंग। तो रेडियो वेव का यूज़ करके एक तरीके से उन्होंने रेडियो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट किया। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में इन पर्टिकुलर टेक्निक्स का या साइंटिफिक इनोवेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है इनोवेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रोडक्शन इनोवेशन होता है और एक मार्केट इनोवेशन का पार्ट होता है, ठीक। देखिए आप प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करोगे तो सीधी सी बात है, आपने उस हिसाब से मशीनरीज डेवलप करी। जैसे यहाँ पे रेडियो वेव की बात करी तो रेडियो मैन्युफैक्चर किए। तो इसके अलावा आप ये भी देखते हो कि जो पर्टिकुलर इनपुट यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए या जो भी आउटपुट बनाने के लिए, तो वो अच्छी क्वालिटी का हो और साथ साथ वो कॉस्ट में भी सही हो। आपको पता है कि आपको रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करना है। तो प्रोडक्ट इनोवेशन में क्या आता है, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जबकि मार्केट इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, नए जो भी मार्केट है उसको डिस्कवर कर रहे हो और एक्सप्लॉइट कर रहे हो कि आपको ग्लोबली जाना है। आपको पता चला कि इस मार्केट में आपके पर्टिकुलर गुड्स की भी नीड है, तभी आप देख सकते हो कि देखिए ग्लोबली हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे स्वीट्स या जो भी है या नमकीन होती है वो बाहर भी चलती है। हल्दीराम की कितनी सारी नमकीन से आप देखोगे बाहर इंटरनेशनली आपको मिल जाती है, या बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि बाहर भी अपने जैसे फॉरेनर यानी अपने जैसे नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। तो वो पर्टिकुलर क्या करते हैं, यहाँ की इंडिया की डिश यूज़ करना चाहते हैं या इंडिया की चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं। तो उस केस में इनको पता चला, जो भी यहाँ के बिजनेसमैन हैं वो ग्लोबली गए। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। तो क्या पता यहाँ से सप्लाई करते हो, क्या पता वहीं पे उन्होंने क्या कर दिया, अपनी फैक्ट्रीज मशीनरी ले ली और वहीं पे क्या करने लग गए, बनाने लग गए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना, एडवर्टाइजिंग के मोड्स क्या होंगे और सेल्स प्रोपोगंडा क्या होगा, क्योंकि देखो मार्केट से रिलेटेड है तो वो धीरे धीरे डेवलप करना। इट हैज़ बीन सेड दैट एनी फॉर्म ऑफ इनोवेशन लीड्स टू ए प्रॉफिट, इट इज़ कॉल्ड एज इनोवेशनल प्रॉफिट। मार्केटिंग का जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो देखोगे आप कितनी सारी एडवर्टीजमेंट के तरीके होते हैं और धीरे धीरे कैसे वो डेवलप होते गए। तो उस केस में प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता ही गया। द प्रॉफिट इज़ अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो आपको भी क्या होना पड़ेगा, सामने वाले की नज़रों में अनप्रेडिक्टेबल होना पड़ेगा, अनसर्टेन होना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिट को सर्टेन कर पाओगे, ठीक है। तो ये टेम्पररी तभी होता है क्योंकि सामने वाला फिर क्या करता है, रिएक्ट करता है, फिर उस हिसाब से वो भी क्या करता है, यही एडवर्टीजमेंट लेके आ जाता है जो हम एडवर्टीजमेंट अप्लाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा अगर हम एक स्टार सेलिब्रिटी को लेके आते तो दूसरा भी क्या करेगा, पर्टिकुलर उस स्टार सेलिब्रिटी को लेके आ जाएगा। ऐसे आपने बहुत सारे ऐड में देखे होंगे, तो वो मार्केटिंग टेक्निक हो गई। अब क्रिटिसिज्म क्या दे रखे हैं, ये आपके 3 ही क्रिटिसिज्म है मेरे हिसाब से सारा पार्ट एंड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है स्कम्प्टर हैज़ नेवर कंसिडर्ड प्रॉफिट एज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, ठीक। He is of this opinion that risk taking is the function of the capitalist and not of the entrepreneur. It is the shareholder who undertake risk, क्योंकि उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन जो ओनर है उसने कोई रिस्क नहीं ली। यानी ओनर जो काम कर रहा है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, वो पर्टिकुलर रिस्क के फॉर्म में कंसिडर नहीं किया जा रहा। इसलिए बोल रहा है कि वो शेयर होल्डर है वही रिस्क लेता है,
एंड दस अर्न प्रॉफिट, इसलिए शेयर होल्डर को ही प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है। पर आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर को भी एक तरीके से, चाहे आप सैलरी के फॉर्म में बोल दो, कैसे ही बोल दो, प्रॉफिट का हिस्सा तो मिलता ही है। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ अनसर्टेनिटी इन स्कम्प्टर्स इनोवेशन थ्योरी। अब आपको बोला प्रॉफिट इज़ नॉट द रिवॉर्ड फॉर अनसर्टेनिटी, क्योंकि देखिए रिस्क के पार्ट को ही नहीं लिया तो अनसर्टेनिटी को कहाँ से लेगा। इट इज़ सिंपली द वेजेस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपने इनोवेशन थ्योरी वाले पार्ट में देखा तो उस पार्ट में आपने क्या देखा कि एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, अगर इनोवेशन कर रहा है तो इस हिसाब से क्या कर रहा है, उस इनोवेशन को बिजनेस में यूज़ कर रहा है और जो भी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है वो एक तरीके से उसका वेजेस के फॉर्म में हो गया। ठीक है, लास्ट आपको पार्ट क्या बोल रखा है, ये बोल रहा है दिस थ्योरी इज़ इनकम्प्लीट। ये बोल रहा है प्रॉफिट जो भी एंटरप्रेन्योर को अक्रू होता है वो इसकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी के हिसाब से होता है, नथिंग एल्स। देयरफॉर दिस थ्योरी हैज़ बिन कॉल्ड एज एन इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एमरजेंस ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है उसकी वजह से उसको प्रॉफिट अक्रू हो रहा है और किसी वजह से नहीं हो रहा, जबकि आपको पता है कि और भी फैक्टर होते हैं जो कि प्रॉफिट में हेल्प करते हैं। अगर आप ऊपर जितनी भी थ्योरीज के पार्ट के अलग अलग पार्ट को, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के पार्ट को, लेबर के पार्ट को, कैपिटल कितनी है, बिजनेस की साइज़ कितनी है, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने हैं, ये सारे जब देखोगे तब जाके ही आपका प्रॉफिट के पार्ट का एमरजेंस होता है। ये नहीं कि अलग अलग पर्टिकुलर थ्योरी अप्लाई करी। तो सारी थ्योरी इसलिए अपने अपने सेंस में इनकम्प्लीट थी, इसने ऐसे बोला। ठीक, तो आप चाहे इसमें देखिए चाहे किसी भी पार्ट में देखिए, सारी थ्योरीज एक तरीके से क्या बोल रहा है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पार्ट आता है। आई होप आपको ये सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म का पार्ट, फिर इसके कुछ देखिए एमसीक्यू जितने नहीं है तो जो भी होंगे 10, 12, 15 सारे मिला के किस किस के, प्राइस स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ये अपना थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट का सारा पार्ट 8 थ्योरीज, और ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म का पार्ट वो सारा का सारा मैं आपको कवर कर दूंगा। अराउंड मेरे हिसाब से 10 से 15 क्वेश्चन भी बनेंगे, तो अगले दिन ही आपका सारा पार्ट ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।